माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ वार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड विषय विज्ञान के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 8वीं विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा 2023। वैकल्पिक प्रश्न पहले रहेगा प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला, ईस्ट यानी कि आपका बैक्टीरिया का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है: चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो इसका सही उत्तर होगा अल्कोहल के प्रयोग में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा अल्कोहल। फिर इसका अगला प्रश्न है, रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि पहला ऑप्शन है इसका रूप रेशम के समान होता है, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ब, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। फिर इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन दिया गया जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। उत्तर आएगा जिंक, जिसका सिंबल आपको पता होना चाहिए, Zn से दर्शाते हैं और ये धातु होता है। फिर आपका है फास्फोरस है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो इसे क्या कहते हैं? आपको फास्फोरस को नॉन मेटल अधातु कहते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की किस अवस्था की अवधि 11 वर्ष से 19 वर्ष होती है? ऑप्शन दिया है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। उत्तर आएगा इसका किशोरावस्था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर डैश का मात्रक पास्कल होता है। ऑप्शन दिया है बल, चाल, क्षेत्रफल, दाब। तो इसका उत्तर आ जाएगा दाब, प्रेशर, जिसका मात्रक यूनिट होता है पास्कल। फिर अगला प्रश्न है, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा डैश सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। तो 1, 2, 3 या 4। तो कंपन करने वाले वस्तु द्वारा डैश सेकेंड, तो कितने सेकेंड? 1 सेकेंड। ध्वनि संचरित हो सकती है। ऑप्शन है केवल वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। उत्तर आएगा इसका तीनों में हो सकता है, ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। 8वां प्रश्न का उत्तर। फिर 9वां है, पृथ्वी का अचानक कांपना अथवा थरथराना डैश कहलाता है। पृथ्वी अचानक कांपती है या थरथराती है तो इसे क्या कहते हैं? भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी, बाढ़। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? भूकंप, अर्थक्वेक। फिर 10वां प्रश्न, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना डैश कहलाता है। ऑप्शन दिया है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक के रहेगा। फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रत्येक वर्ग के 2-2 उदाहरण लिखिए। उत्तर देखते हैं यहाँ पर। मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला खरीफ फसल, वह फसल जिनमें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। दूसरा होता है आपका रबी फसल,
शीत ऋतु यानी कि अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसलों को रबी फसलें कहते हैं, जिसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी ये सभी क्या है आपके रबी फसल के उदाहरण हैं। उसके बाद है 12वां प्रश्न, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। तो खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। अगला उत्तर देखते हैं, प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाइयां लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। उसके बाद है 14वां प्रश्न, नायलॉन के किस गुण के कारण उसका उपयोग कपड़ों के निर्माण में होता है। तो नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। यह चमकीला और धुलने में सुगम होता है, अतः इसका प्रयोग कपड़ों के निर्माण के लिए किया जाता है। फिर देखते हैं, आघातवर्धनीयता को समझाइए। आघातवर्धनीयता क्या होता है। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघातवर्धनीयता कहलाता है। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण होता है। प्रश्न क्रमांक 16, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। फिर आपका है, ऊष्मी मान किसे कहते हैं। ईंधन के ऊष्मी मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो उत्तर है, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मी मान कहलाता है। ईंधन के ऊष्मी मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 18, सबसे बड़ी कोशिका का नाम और उसका साइज लिखिए। उत्तर है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज 170 मिलीमीटर से 130 मिलीमीटर होता है। किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए व सूत्र विज्ञान लिखिए। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। दाब यानी कि प्रेशर, एफ अपॉन क्या होता है आपका एरिया होता है। बात करते हैं आपके अगला, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं। तो उत्तर आएगा, घर्षण कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़का जाता है। फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न है 21 से लेकर 25 तक। दीर्घोत्तरी प्रश्न है, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है लिखिए। तो उर्वरक और खाद में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। पहला, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों से बनाई जा सकती है। पॉइंट नंबर 3 है आपका, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। बात करते हैं 22वां, ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों को उल्लेख कीजिए। वातावरण में अत्यधिक
या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउडस्पीकर आदि, ऊंची आवाज़ में चलाई गई टेलीविज़न तथा ट्रांजिस्टर रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण, कूलर, वातानुकूलन आदि सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। बात करते हैं आपके 23वां प्रश्न, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। उत्तर देखते हैं यहाँ पर, संश्लेषित रेशों को पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं किया जाता है, इन्हें रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके बनाया जाता है। ये मानव निर्मित कृत्रिम रेशे हैं, इसलिए इनके निर्माण में पेड़ पौधों को काटने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि प्राकृतिक रेशों को प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधों को काटना पड़ता है। अतः यह कहा जा सकता है संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। बात करते हैं 24वां प्रश्न, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो उत्तर देखते हैं, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के तल में जाकर बैठ गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों बाद वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। ये 24 नंबर का उत्तर। फिर आपका है प्रश्न क्रमांक 25, सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए। उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर क्या है। जिस प्रकार भवन निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग होता है, उसी प्रकार सजीव जगत के जीव भिन्न भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि कोशिका सजीवों की मूलभूत इकाई है। कोशिकाओं के आधार पर सजीवों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय सजीवों में विभिन्न कोशिकाएं मिलकर ऊतक तथा विभिन्न ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न अंगों का उपयोग होता है। एकक कोशिका में सभी कार्य एक कोशिका के द्वारा ही होते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो इस तरह से आपके पेपर होने वाले सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।